ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्द ओम। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, इस क्रमबद्ध सूची में आज हम आप लोगों को नवपाषाण काल के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से हमारी क्लास चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रागैतिहासिक काल के 3 खंड हो गए, जिसमें सबसे पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, आज बारी है नवपाषाण काल की। तो हम विस्तार से आज नवपाषाण काल की जानकारी लेंगे। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम जल्द से जल्द अपने वीडियो पर पहुंचते हैं। जो मेरा मेन टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, प्यारे बच्चों, सब लोग जानते हैं, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नियोलिथिक एज, कहते हैं नियोलिथिक एज। तो इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बनिए, और जो आर्ट में नवपाषाण काल है उसको हम विस्तार रूप से आज हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, नवपाषाण को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। तो ये भी चीज याद रखेंगे। और अगर बात करें तो इसे आविष्कारों का युग कहते हैं। और अगर बात करें तो विकास युग इसे कहते हैं। तो इतने नामों से इस युग को जाना जाता है। आगे चलकर हम जानेंगे, जैसे इसे पूरी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे। आविष्कारों का युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सर्वाधिक विकास या आविष्कार हुए हैं, विकास हुए हैं, इसीलिए इसे विकास युग या आविष्कार युग कहा जाता है। अगर हम बात कर लें इसके टाइम पीरियड की, तो ये बच्चा 10,000 से 10,000 ईसा पूर्व से इसका टाइम पीरियड रहता है 3,000 ईसा पूर्व तक। तो प्यारे बच्चों, इस टाइम पीरियड को सभी लोग ध्यान से नोट कर लेंगे। तो ये है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। तो इस पे अभी हम आगे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में बहुत थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। इस पे हम चर्चा कर लेंगे। पहले तो हम इसकी विशेषताओं पर ध्यान देते हैं कि क्या क्या इसमें विशेष हुआ है। तो बात करें तो अभी जैसे इसको हम कहते हैं आविष्कारों का युग, तो प्यारे बच्चों, ये युग वास्तव में आविष्कारों का युग हुआ है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आविष्कारों की बात की जाए तो नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में ही सबसे ज्यादा आविष्कार हुए हैं। तो ये कहना उचित होगा इसे आविष्कारों का युग, क्योंकि आप लोग पूरा पाषाण काल में देखते थे कि सिर्फ आखेट ही इसका मुख्य व्यवसाय था। मध्यकाल आते आते, मध्य पाषाण काल आते आते उसने 2-4 चीजें और खोज में कर ली। लेकिन अगर सर्वाधिक विकास की बात करें तो सर्वाधिक विकास में हमारा नवपाषाण युग या उत्तर पाषाण युग आता है, क्योंकि सर्वाधिक खोजें इसी टाइम पीरियड में होती हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सी चीजों में परिवर्तन आया। तो पहली बात अगर हम चर्चा कर लें प्यारे बच्चों, तो इसमें पहली चर्चा हम करेंगे खाद्य उत्पादक। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते थे, अभी तक
पहले टाइम पीरियड में यानी पूरा पाषाण काल में आदिमानव क्या करता था? शिकार करके मांस खा के अपनी जीविका चलाता था। दूसरे में शिकार के साथ वह खाद्य संग्रहक हो गया, मतलब खाने वाली चीजों को इकट्ठा करना सीख गया। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर खाद्य उत्पादक हो गया, मतलब उसका उत्पादन करने लगा। अब इकट्ठा करने की बात तो अलग रही, मेन चीज उसने उपयोग खेती के रूप में करने लगा, मतलब उसको उगाने लगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कृषि का विकास, कह सकते हैं कृषि का विकास। तो ये खाद्य उत्पादक इसीलिए हो गया क्योंकि उसने खेती करना सीख लिया। तो पहला पॉइंट यही होता है कि वो खाद्य संग्रह से क्या हो गया? खाद्य उत्पादक हो गया। अब अगर हम बात करें दूसरे टाइम की, दूसरे आविष्कार की, तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें देखना होगा, अभी तक आदिमानव क्या करता था? कच्चा मांस खाता था, उसे पकाता भी नहीं था। लेकिन अब आदिमानव कच्चा मांस ना खा के पकाकर भोजन खाने लगा था, अपना मांस जो था पकाकर खाने लगा था। तो उसे बर्तन की आवश्यकता हुई, तो वो दो प्रकार के बर्तनों का इसमें प्रयोग करना सीख गया। एक तो हाथ से बने बर्तनों का प्रयोग, दूसरा चाक पर बने बर्तनों का प्रयोग। जब चाक की खोज उसने कर ली तो प्यारे बच्चों वही कुंभकारी का रूप बन जाती है, मतलब कुम्हारगिरी करना वो सीख गया था। बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। तो वो कुंभकारी जो थी वो चाक के माध्यम से आदिमानव ने सीखी। तो प्यारे बच्चों ये मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गया, हाथ चाक दोनों से। अगर हम अगली चीज पे बात करें तो स्थायी हो गया। स्थायी हो गया का मतलब क्या है? अभी तक आदिमानव घुमक्कड़ किस्म का था, जगह जगह पर घूम घूम कर अपनी जीविका चलाता था। सभी जानते हैं आदिमानव जगह जगह जंगलों में घूम घूम कर अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन अब क्या हुआ? बहुत चीजों में परिवर्तन हो गया। अब फसल उगाने लगा है, कृषि करने लगा है, तो उसे अपनी खेती के पास रुकने की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? खेती को बचाना पड़ेगा कि नहीं? तो उसको बचाने के लिए वो खेतों के आसपास झोपड़पट्टियां बनाकर, बस्ती बना करके एक जगह सामूहिक रूप से रुकने लगे। तो अगर बस्ती की कला अगर सीखें कि बस्तियां बनाकर रहने लगे, समूह बनाकर रहने लगे, तो ये किस युग में हुआ? तो प्यारे बच्चों नवपाषाण युग में। इसी में नवपाषाण युग में उसने स्थायित्व अपना स्थापित किया कि एक जगह रहकर झोपड़पट्टियां बनाकर, समूह बनाकर लोग रहने लगे। तो बस्ती का विकास, जो बस्तियां होती हैं तो उस बस्ती का विकास हुआ, विकास। तो ये भी आप लोग सीख गए होंगे। इसीलिए उसमें स्थायित्व तो आ गया, मतलब स्थायी हो गया। अब एक जगह रुकने लगा, अब चल चल के अपनी जीविका नहीं बनाता है, वो एक जगह रुक करके बस्तियों का विकास किया, जिससे उसमें क्या हो गया? उसने भवन आदि निर्माण भी कार्य सीखा, क्योंकि घर बनाने के लिए वो घर चाहे जिसके बनाता हो, लेकिन घास फूस चाहे जिसके बनाता हो, लेकिन बस्तियों का विकास अगर बात करें तो वो नवपाषाण युग में हुआ। तो यहाँ पर बस्तियां बनाकर रहने लगा। अब अगर हम बात कर लें औजार की बात करें तो प्यारे बच्चों अभी तक औजार उसके पूरा पाषाण काल में पत्थरों से शिकार करता था, ये सबको पता है। मध्य पाषाण काल में उसने औजारों को छोटा कर दिया, ये भी आप लोगों को हम सिखा चुके हैं कि उसके औजार जितना ही विशेष रूप से औजार प्रयोग करता था, विशेष प्रकार के जो औजार होते थे वे हमेशा छोटे औजार होते थे।
सुडौल भी धीरे धीरे हो गए थे। लेकिन नवपाषाण युग में औजार जो उसके थे, सुंदर सुडौल और एक बहुत ही बढ़िया किस्म के औजारों की उसने खोज की। मतलब उस पे चिकनाहट करके पालिश लगाना भी सीख गया। पत्थरों पर उसे रगड़ रगड़ कर साफ करके बढ़िया पालिश लगा के जानवरों की चर्बी का तेल निकाल करके उस पर अच्छी तरीके से पालिश करके रखता था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ के जो औजार थे तो हम क्या कह सकते हैं, पालिशदार औजार थे और बहुत ही सुंदर साफ किस्म के औजारों का प्रयोग उसने करना सीख लिया। तो और एक चीज पे अगर हम चर्चा कर लें औजार की, अब हम खेती से संबंधित अनाज की बात कर लेते हैं। जब खेती पढ़े हैं तो उसके अनाज के बारे में बात करते हैं कि जब खेती की तो उसने अनाज कौन कौन से उगाना प्रारंभ किया। तो हम बात करें यहाँ पर एक बात करें तो रागी एक फसल होती है, उसका प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ। और एक होती है कुल्थी। अगली बात करें जौ आदि अनेक प्रकार के। प्यारे बच्चों, इस रागी, कुल्थी, जौ आदि प्रकार के ये तो फसलें उगाता ही था, अनाज उगाता ही था, अन्य फसलें भी तमाम प्रकार की उगाने लगा था। तो हम नवपाषाण काल में उसने अनाजों में जो थी वो रागी, कुल्थी और जौ आदि का उत्पादन करता था। अब थोड़ा हम इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद अपनी आगे चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इतनी चीजें बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इसमें गड़बड़ ना करना, क्योंकि मेरा शायद एक वीडियो में टाइम पीरियड थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि कई बच्चों के फोन आए, हो सकता है बोलते समय मुख से निकल गया हो, क्योंकि पढ़ाते समय बच्चा दिमाग 4 प्रकार से इधर उधर लगता है। तो कुछ बच्चों ने बताया था कि जो है सर आप गलती से 2500 को 25,000 को 2500 लिख दिए थे। तो वो बच्चा वीडियो में अगर होगा तो 25,000 ईसा पूर्व कर लेना, 25,000 ईसा पूर्व उसमें कर लेना। ये चीज करना मत भूलना अगर वीडियो में हो गया है तो, क्योंकि वो 25,000 है। आपको हम तीनों आज टाइम पीरियड लिखवा देते हैं। तो यहाँ पर एक बार देख लें तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 30,000 ईसा पूर्व से कितना 25,000 ईसा पूर्व। प्यारे बच्चों, इसको याद रखना। अब हम बात करें तो मध्य पाषाण काल की, तो 25,000 से 25,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व से ये हो जाता है 10,000 ईसा पूर्व। अगर हम बात करें नवपाषाण की या उसी को उत्तर पाषाण, तो 10,000 से 10,000 ईसा पूर्व से हो जाता है ये 3,000 ईसा पूर्व। तो ये टाइम पीरियड नोट कर लेना, कहीं गलती से मिस्टेक से 25,000 की जगह 2500 हो गया है तो वो मिस्टेक की वजह से हो सकता है, अन्यथा ये टाइम पीरियड सही है। तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लेना कि ये टाइम पीरियड गलत ना हो। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं आगे टॉपिक की।
हम अब उसके औजार तो जान गए, अनाज जान गए, स्थायित्व जान गए, मिट्टी के बर्तन जान गए, आदि चीज़ों के बारे में जान गए। तो अब हम बात कर लेते हैं और कौन चीज का विकास किया। तो हम यहाँ बात करें पहिए का आविष्कार। अगर क्रांति युग आया तो पहिए के आविष्कार से ही उद्योग में क्रांति का विकास आया। तो पहिए का आविष्कार आदिमानव का ये सबसे बड़ा आविष्कार है। कई आविष्कार आप याद रखना है आपको, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आग का, और बात करें पहिए का, और बात करें कृषि का। ये 3-4 कुछ आविष्कार हैं जो मेन टॉपिक पे होता है। तो इनका आविष्कार आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कब कब हुआ। तो ये तो दोनों नवपाषाण काल में हो गए। नवपाषाण में अगर बात करें आग की तो ये पूरा पाषाण में। ये चीज याद रखना, ये पूरा पाषाण काल से। तो प्यारे बच्चों, पहिए के आविष्कार से उसमें क्रांति आ गई, जो उद्योगों का विकास हुआ। जैसे चाक ही बनाना ले लीजिए, जो चाक था वो पहिए पर चलता था। पहिए को अगर न बनाते, जब पहिए का आविष्कार हो गया तो चाक बनाना। दूसरी चीज बोझा ढोने के लिए आसानी, बहुत सारे चीजों पर ये पहिए का आविष्कार काम आता है। तो ये चाक का आविष्कार ही छोड़ दीजिए, औद्योगिक क्रांति जितनी भी होती है सब पहिए पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, क्रांति का समय इसी पहिए के आविष्कार से चालू हो जाता है। तो हम बात अगली कर लें तो पशुपालक, यानी पशुओं को पालने वाला हो गया था आदिमानव नवपाषाण काल का। तो इसमें स्थायी रूप से पशुओं को पालना चालू किया। जैसा कि मैंने बताया था कि नवपाषाण काल में स्थायी रूप से अगर पालतू जानवरों की बात करता है, पशुपालन सीख गया था। अगर शुरुआत करें तो वो क्या, मध्य पाषाण काल के अंत में उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। क्योंकि मध्य पाषाण काल का एक हमने उदाहरण आपको बताया था, आदमगढ़। क्या बताया था? आदमगढ़ ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद से 2 किलोमीटर पर ये आदमगढ़ है। तो यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसके आधार पर मध्य पाषाण के अंत में शुरुआत पशुपालन की हो गई थी। लेकिन अगर पूर्ण रूप से पशुपालने की प्रथा अगर चालू हुई तो वो नवपाषाण काल में। तो आप जिस हिसाब से आंसर को देखेंगे, प्रश्नों में देखेंगे, उस हिसाब से अगर पूर्ण रूप से पशुपालक का ज्ञान किस में पूछा जाएगा तो प्यारे बच्चों नवपाषाण काल। अगर पूछेगा शुरुआत किस काल में हुई थी तो शुरुआत प्यारे बच्चों मध्य पाषाण काल में हो गई थी, वो भी अंत में, शुरुआत में नहीं। अगर बात करें तो पहला पालतू जानवर तो प्यारे बच्चों कुत्ता याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे वफादार जानवर कुत्ता। तो कुत्ता पहला पालतू जानवर था जो पशुपालक के रूप में, बाद में इसने गाय, भैंसे, बकरी आदि चीजों को पालना शुरू किया, जिससे उसे दूध और मांस दोनों प्रकार के चीजों को इकट्ठा करना आसान हो गया और खेती में उनका प्रयोग भी करने लगा। तो हम यहाँ बात करें, अब सीधे बात करते हैं उपलब्धियां कौन कौन सी। अब तो आप जान ही गए थे क्योंकि सारी उपलब्धियां लगभग हमने बता दी हैं। अब आप इसी में से बताइए कौन कौन सी। तो पहली चीज तो कृषि, पहले नंबर पे बताई थी आपको।
कृषि के बाद आप कर सकते हो बुनाई भी करने लगा था इसमें। बुनाई के क्योंकि कुछ औजार प्यारे बच्चों प्राप्त हुए थे जिससे लगता था कि आदिमानव उससे चमड़ा आदि चीजों को सिला करता था। तो बुनाई आदि का भी यहाँ बुनाई है प्यारे बच्चों, याद रखना यहाँ पर है बुनाई। तो बुनाई करना भी सीख गया था इसमें, क्योंकि चमड़े का प्रयोग वो क्या पहनने के रूप में करता था, मांस भी उसका खाता था और जो मृत जानवरों की छाल थी यानी उसकी खाल थी उसको पहनने के काम में यूज करता था। तो कृषि के साथ बुनाई। अब हम बात कर लेते हैं बर्तन की, कुंभकारी भी सीख गया था, कुंभकारी प्यारे बच्चों। और बात करें तो भवन निर्माण। भवन निर्माण, भवन निर्माण कैसे, झोपड़पट्टियां बना के स्थायी रूप से रहने लगा। तो भवन आदि चीजों का भी उसने, पशुपालन, स्थायी रूप से पशुपालन सीख गया था, पशुपालन। और क्या चीज थी, पशुपालन के साथ क्या कह सकते हो, लेखन कार्य भी सीख गया इसी में प्यारे बच्चों। लेखन कार्य, लिखना भी उसने, क्योंकि कुछ औजारों पर कुछ निशान मिले हैं जिससे आभास होता है कि वो लिखना भी कुछ थोड़ा बहुत जान गए थे। लिपि का विकास, लिपि का विकास इसी से हुआ था। और बात करें पालिश, पालिश लगाने की कला, पालिश लगाने की कला प्यारे बच्चों ये भी सीख गया था। तो आज बहुत सारी चीजें ये आदिमानव नवपाषाण युग में सीख चुका था। तो इसीलिए इसे आविष्कारों का युग या विकास युग के नाम से भी जानते हैं और क्रांति युग भी कहा गया, क्योंकि पहिए का आविष्कार जो हुआ उसी से वो क्रांति आ गई उद्योग में और वो और विकास के प्रगति पर चलने लगा आदिमानव। तो ये चीजें थी। अब हम बात करें नवपाषाण काल तक, नवपाषाण काल में मानव जो था वो पूरे भारत में, भारतवर्ष में फैल चुका था, फैल चुका था। अब ये चीज है, नवपाषाण में वो पूरे भारत में फैल चुका था। तो बात करें इसका मुख्य केंद्र, अगर मुख्य केंद्र आ गया प्यारे बच्चों तो सभी लोग बताएंगे बेलारी। बेलारी मुख्य इसका केंद्र था, पूरे भारत में फैल चुका था, लेकिन अगर मुख्य केंद्र की बात करेगा तो मुख्य केंद्र प्यारे बच्चों क्या है, बेलारी। बेलारी कहाँ पड़ता है, तो प्यारे बच्चों कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में ये है जिसका मुख्य केंद्र था। आदिमानव का मुख्य केंद्र क्या था, बेल्लारी था। तो ये चीज थी, मुख्य केंद्र बेल्लारी कर्नाटक में है जो। तो और बात कर लेते हैं अभी हम समय की। समय की, जैसा कि मैंने नवपाषाण का प्यारे बच्चों समय क्या बताया है, नवपाषाण काल का समय क्या बताया है, तो प्यारे बच्चों हमने समय बताया है 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व। 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व ये भी है, ईसा पूर्व। तो यहाँ थोड़ा साफ कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, क्योंकि इस पे थोड़ा विस्तार से चर्चा होनी है तो इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो इसको मिटा लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि टाइम पीरियड हमने कहा था कि बाद में हम थोड़ा समझा देंगे। तो यहाँ पर साफ साफ आपको बता देते हैं जिससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम बात करें नवपाषाण काल का टाइम पीरियड जो होता है वो 10,000 ईसा पूर्व से कितना बताया है, 3,000 ईसा पूर्व।
ये टाइम पीरियड मेन रूप से यही माना जाता है। लेकिन बात करें तो कुछ लोग इसको 3 से 5000 ईसा पूर्व मानते हैं, 10,000 से 5000 भी माना जाता है, 5000 ईसा पूर्व प्यारे बच्चों, कहीं कहीं 7000 ईसा पूर्व प्यारे बच्चों, कहीं कहीं 9000 ईसा पूर्व। तो ये क्या है, इतना अंतर बोलेंगे सर जी आपने तो बिल्कुल कंफ्यूज करके रख दिया, इसमें तो अंतर ही नहीं है। 10,000 से सब में शुरुआत है प्यारे बच्चों, लेकिन उस ये 9000 वाला थोड़ा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अगर विश्व स्तर पर बात करें, विश्व स्तर पर 9 पाषाण काल का प्रारंभ अगर बात करें तो वो 9000 ईसा पूर्व माना जाता है। विश्व स्तर पर अगर 9 पाषाण काल का प्रारंभ है तो वो 9000 ईसा पूर्व है। इसको याद रखना सभी बच्चे, इसको नोट कर लेंगे कि प्रारंभ काल उसका कितना मानते हैं विश्व स्तर पर, तो 9000। ये चीज आप याद रखना। 7 और 5 वाली हम और अलग से समझा देते हैं, तो ये चीज 9000 को हटा दीजिए। अब बात आती है 7000 और 5000 और 3000। तो हम 3000 की बात पहले कर लेते हैं। यहाँ पर 3000 की अगर हम बात करें तो कहाँ साक्ष्य मिले, तो प्यारे बच्चों चक्रधरपुर के कुछ चित्र मिले, जिसे असित कुमार हलदार ने 3000 ईसा पूर्व के बताए, 3000 ईसा पूर्व के प्यारे बच्चों बताए। जो चक्रधरपुर है उसके जो चित्र मिले, असित कुमार हलदार जी ने बताया कि वो 3000 ईसा पूर्व के हैं। तो इस हिसाब से 9 पाषाण काल का युग 3000 ईसा पूर्व। और एक और है, वहां एक और थे, हाँ, ऋषमुख पर्वत बात कर लेते हैं। पर्वत पे एक, यार उनका नाम क्या था, आर्चिन नामक विद्वान थे। तो वहां ऋषमुख पर्वत पे जो चित्र मिले प्यारे बच्चों, उसका टाइम पीरियड उन्होंने भी बताया 3000 ईसा पूर्व है। तो ऋषमुख होता है या मुख होता है, वो एक ही चीज है। पर्वत का नाम है, काहे का, पर्वत का नाम है, पर्वत का नाम है। और ये आर्चिन नाम का के विद्वान थे, उन्होंने उनका टाइम पीरियड चित्रों का क्या बताया है, तो प्यारे बच्चों 3000 ईसा पूर्व। तो इन दोनों विद्वानों के आधार पर 9 पाषाण काल टाइम को कितना हो जाता है, 3000 ईसा पूर्व। अब हम बात कर लें कि 5000 ईसा पूर्व की, तो इसको मिटाते हैं, आप देख लेते हैं। 5000 वाली बात कर लेते हैं, आखिर किसने कह दिया 5000 है। तो बात करें 5000 ईसा पूर्व, तो 5000 ईसा पूर्व की अगर बात करें तो आपने सुना होगा पंचमढ़ी और मिर्जापुर, इन दोनों जगह के जो चित्र मिले, इसकी खोज किसने की थी, पंचमढ़ी की, हंटर ने। इसकी खोज किसने की थी, तो कार्लाइल और कॉकबर्न,
तो कार्लाइल ही याद रखना, इनकी खोज की थी। तो इन दोनों के आधार पर जो चित्र उन्होंने बताए वो बताए कि 5000 ईसा पूर्व के चित्र हैं। तो इस काल से नवपाषाण काल 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो अगर बात करें 7000 की, तो प्यारे बच्चों 7000 की अगर बात करें 7000 ईसा पूर्व, तो ये एक है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है मेहरगढ़, जहां चावल के साथ मिले खेती की सबसे पहले नवपाषाण काल, जो खेती का सबसे ज्यादा प्रयोग अगर साधन मिलता है तो मेहरगढ़ से मिलता है, तो वही मेहरगढ़ है। तो मेहरगढ़ के साक्ष्य के अनुसार जिसकी खोज 7000 ईसा पूर्व की बताई जा रही है कि यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व, तो इस प्रकार नवपाषाण काल 7000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो प्यारे बच्चों इस पर कई मतभेद हैं, तो आप थोड़ा विवेक और बुद्धि से जब पेपर में आए तो आप देख लेना 3-4 ऑप्शनों में से जो आपको लगेगा कि ये सही है। ये तीनों ऑप्शन नहीं देगा, इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। तो अगर आपको 3000 मिल जाता है तो प्यारे बच्चों आप 10,000 से 3000 वाला लगा लेंगे। और अगर बात करें 5000 7000, तो ऑप्शन में अगर 3000 ना हो तो 5000, अगर 5000 ना हो तो 7000। तो इस माध्यम से आप पेपर को हल करेंगे। तो ये चीज थी जो इम्पॉर्टेंट नवपाषाण युग, इसको मैंने आज विस्तार से आप लोगों के सामने रखा। जो बारीकियां थी, जो आर्ट की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, वो हमने आपको समझाई। और इस तरह से प्रागैतिहासिक काल के तीनों काल, यानी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल, तीनों अच्छी तरीके से समाप्त हो गए। अब क्वेश्चनों की कुछ क्रमबद्ध श्रृंखला जो होगी उसको हम आपको नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। कोई बारीकी अगर बचती है तो नोट्स में शामिल होगा। जहां तक इम्पॉर्टेंट चीज समझने वाली थी आर्ट के क्षेत्र में, तो वो हमने आपको समझा दी है। तो प्यारे बच्चों अब कल अगला टॉपिक अगले टर्न पे अगला पाठ्यक्रम में देख लेंगे, जो भी होगा उसको हम चालू करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर स्थगित की जाती है। जय हिंद, जय भारत। एक बार अगर इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दें और फॉरवर्ड कर दें, जिससे लोगों तक पहुंच जाए, दूर दूर तक लोग इसको देख लें। और बात करें लाइक की, तो लाइक अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको पढ़ाने की कला समझ में आती है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।